आदिवासी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी ने कहा है कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म नहीं हो सकता। हाल ही में शीर्ष माओवादी नेता रामचंद्र रेड्डी उर्फ विकल्प और कादरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा दादा के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची सोनी सोरी ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बस्तर में सुरक्षा बल आदिवासियों को फर्जी मुठभेड़ में मार रहे हैं। ये आदिवासी का हाल है। दो लोगों को इतने सारे पोस्ट जाके कैसे मार सकते हैं? सबसे ज्यादा नुकसान तो आदिवासी भोग रहे हैं। मैं तो आदिवासी का ही लड़ाई था। अरे अमित शाह जी, आप ये भी तो बोलिए, आदिवासी का जल जंगल छीनना बंद करेंगे। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 22 सितंबर को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ में माओवादियों की सेंट्रल कमेटी के 2 सदस्यों राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी को मार गिराने का दावा किया था। अब इस सप्ताह इन दोनों नक्सली नेताओं का श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां आदिवासी नेता सोनी सोरी भी शामिल हुई। मारे गए नक्सली नेता रामचंद्र रेड्डी को लेकर सोनी सोरी ने कहा कि उनकी यादें हमारे दिलों में हैं। सोनी सोरी ने जो कुछ कहा है, अब उसकी चर्चा हो रही है। हमारे रेड्डी दादा को याद करते रहेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, वो हमारे बीच में नहीं है, कभी मत कहिए। वो हमारे दिलों में है, हमारे हर जगह पे, बस्तर के हर कोने कोने, हर पहाड़ों में, हर इलाकों में, हर जीव जंतु में है, समा गया। हर कोई उसने इतिहास रच के जितने भी शहीद हो चले गए हैं, लेकिन उनकी याद है हमारे दिलों में है, हम कभी नहीं भूलेंगे। तो जब भी उनके लिए सोचा जाना है, इसी तरफ भीड़ के साथ करनी चाहिए। और आगे आप लोग का रिश्ता, बस्तर का रिश्ता एक लड़ाई के लिए हुआ, इसको हमको मजबूती करके एक दूसरे का दुख के लिए साथ खड़े होकर आगे लड़ना है। वहाँ पर अनगिनत लोग है जो कमरेड को शहीद होना पड़ रहा है और वहाँ पर वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस्तर को लूटने गए हैं, बस्तर को तबाह करने गए हैं, बस्तर के लोगों के आदिवासी को नुकसान करने गए हैं, ये मैं नहीं मानता। और ऐसा है ही नहीं। इसीलिए बस्तर जो जाएगा, बस्तर में जो देखेगा, उसको पता चलता है कि ये लड़ाई कैसी होती है। और आज जितने भी कमरेड जो शहीद हो रहे हैं, तो क्या वो अपने कितने बाबू को खाना नहीं मिला होगा, कितने खतरों से लड़ाई किए होंगे, कितने। आज उनके वजह से मैं फख्र से बोलती हूँ, इस बात का डर नहीं लगता कि आज जो पहाड़ में बचा है, जंगल बचे, सब बचे, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है पार्टी का। साथ साथ हमारे आदिवासी का लड़ाई जो सर्वप्रथम से अपने खून की नदी बहाते आ रहे हैं, उन जंगलों को बचाने के लिए। इस तरह से लड़के वो लोग अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए। अगर अभी तक कह रहे हैं कि 2026 में, मतलब 31 मार्च को माओवादी खत्म हो जाए, वो कोई ऐसा तंत्र विद्या है क्या कि खत्म हो जाएगा? तो स्पष्ट तो करे, वैसे खत्म होगा। आदिवासी को कुछ ही नहीं रहा है। आदिवासी का जीवन प्रकृति से जुड़ा है, प्रकृति और आदिवासी दोनों एक है, पर्यावरण आदि। उसी तरह तीसरा में अगर ये पार्टी भी आती है, तो आज बताइए, अगर सरकार और पार्टी दोनों के बीच में गठबंधन होता है या बातचीत हो रही है किस तरह का ना, तो आदिवासी कहाँ जाएंगे? आप लोग से मेरा सवाल, कहाँ जाएगा? क्योंकि आज रेड्डी दादा जैसे, कोसा दादा जैसे, रेणुका जैसे, कार्तिक जैसे, सुधाकर ऐसे जैसे, नमन जैसे, ऐसे अनगिनत जो थे होगा, वो नहीं है। तो आज हम आदिवासी का क्या हो? पुलिस तो यही बोलती है, तो आप लोग सपोर्ट करते हो नक्सलवाद। तो नक्सलवाद की सपोर्ट है जो आदिवासी के लिए लड़ रहे हैं, जंगल के लिए लड़ रहे हैं, हम उसका सपोर्ट करते रहे। उसके बदले में अगर हमको नक्सल होने का तबका देते हैं तो दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम खेलने को तैयार है। 2026 में 31 मार्च को मतलब खत्म होगा ये नक्सलवाद। तो ऐसा कभी नहीं होगा और खत्म होगा ही नहीं। ये कागर युद्ध आता है, कभी सर्वजुड़ों को चालू करते, इससे कागर युद्ध इसलिए खत्म नहीं होगा, मतलब नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक चीज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, थोड़ा सा है। अब इस तरह से करेंगे तो क्यों खत्म होगा? ये आदिवासी का हाल है। इस तरह से कीड़े मकड़े लगा के देंगे तो कैसे खत्म होगा, देख लीजिए। तो अमित शाह तो वहाँ बैठ के बोल रहे हैं ना कि मैं नक्सलवाद को खत्म करूंगा। नहीं हो सकता। जुल्म करना खत्म करने, हमारे आदिवासी के अंदर में कीड़े डाल के क्यों दिया जाता है, उनको फर्जी एनकाउंटर क्यों किया जाता है? तो ये नहीं करनी चाहिए। और अभी जो हुआ है एनकाउंटर कोसा दादा को लेकर रामचंद्र रेड्डी का, ये भी फर्जी है। सरेंडर नीति में भी मैं आपसे शॉर्टकट में एक सवाल पूछा, कितने लोग को सरेंडर कर रहे हैं, नौकरी कहाँ से देंगे? मेरे को तो ये लगता है कि कल के दिन कंपनी वहाँ खुल जाएगी, इन्हीं लोग को वहाँ पर नौकरी दे देंगे। यही सरेंडर लोग, जो लोग उसी जल जंगल जमीन के खिलाफ लड़ते थे, कल वो लोग कंपनी के साथ तैयार हो जाएंगे।
कि मेरे आदिवासी कहाँ जाएंगे, मेरे आदिवासी किसको आवाज देंगे, कैसे लड़ेंगे। ये गलत है। ये सरेंडर का नीति का जो बोल रहे हैं गलत इसलिए क्योंकि आदिवासी के लिए सरकार नहीं सोच रही है। बड़े बड़े माओवादी के जो कॉमरेड लोग हैं जो कर रहे सरेंडर वो भी नहीं सोच रहे, अपना चीज सोच रहे, अपने लिए सोच। जो आप लोग ने सवाल पूछा था सरेंडर, तो मेरा इधर आज रुपेश के हर जगह पर एक इंटरव्यू आते जा रहा है, हर दिन उनका नया नया इंटरव्यू हो रहा है। एक सोनू दादा करते हैं। अब पहले तो हमारे इतने आदिवासी की तेजी बने थे तो इज्जत के साथ सम्मान के साथ सोनू दादा रुपेश दादा बोलते थे। आज मेरा सवाल उनसे है, अगर इस सरेंडर करने से पहले आदिवासी का क्या होगा। सरकार से भी मेरा सवाल है कि अगर ये सरेंडर तो कर लिए बच जाएंगे, लेकिन वो आदिवासी कहाँ जाएंगे जो कंधे से कंधे मिला के हमेशा पार्टी के साथ मिलकर लड़े, और पार्टी भी आदिवासी के साथ मिलकर लड़ी, कुल जल जंगल जमीन। तो मेरा सवाल ये है, आज रुपेश दादा जो आए हैं सरेंडर करे, और जो वो बोलते हैं मैं सरेंडर नहीं करा हूँ, लेकिन सरकार तो बोल रही है सरेंडर किया है। और सोनू दादा, अब उन लोग से और सरकार तीनों से मेरा एक सवाल है, तो क्या आज बस्तर में जो पहाड़ों को छीनना सरकार बंद करेगी क्या? ये सवाल का जवाब दो। वहाँ का जल जंगल जमीन छीनना बंद करेगी क्या? लड़ाई खत्म हो गई क्या? पूंजीपति को हमारे पहाड़ देना बंद करेगी, माइनिंग देना बंद करेगी, अडानी जैसे लोग वहाँ नहीं आएंगे, इतने बड़े बड़े कारपोरेट नहीं आएंगे। सरकार इसका स्पष्ट नहीं किया। साथ साथ रुपेश दादा को और सोनू दादा स्पष्ट करे कि आदिवासी के लिए इतने सालों तक एक माओवादी पार्टी बन के दोनों कंधे से कंधे मिलकर लड़के कुर्बानी हमने भी खोया है। हमने अपने भाई को खोया, माँ को खोया, पिता को खोया, हर तरह से छोटे भाई बहनों को उस जगह में खोया है बस्तर में। हम लोग की आदिवासी ने भी बहुत कुर्बानी दी, लेकिन ये लोग जिस तरह से आज एक दल पे दल बना के सरेंडर कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है, अगर ये लोग के सरेंडरता कर रहे हैं तो मेरा एक ही है कि हमारे जल जंगल जमीन बच जाएगा क्या? क्या सरकार से ये लोग ऐसा बात किए हैं कि अब आदिवासी का जंगलों को छीनना बंद करो, आदिवासी के पहाड़ों को छीनना बंद करो, आदिवासी के इलाके में कंपनी लगाना बंद करो, आदिवासी में जितने कैंप है उनको वापस लो, जितने फोर्स है उसको भी वापस लो, नया कैंप मत लगाओ। ये सब क्या बातचीत हुई है क्या? सितंबर माह में एक मुठभेड़ में मारे गए रामचंद्र रेड्डी और कोसा, जो माओवादी संगठन के सीसी मेंबर थे, पुलिस अधिकारियों ने उनको एक मुठभेड़ में मारने का दावा किया था। रामचंद्र रेड्डी के परिजनों ने सवाल खड़ा किया और सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दावा किया यह फर्जी मुठभेड़ है, उस मुठभेड़ में इन दोनों माओवादी नेताओं को मारा गया है। उसी सिलसिले में अभी हाल ही में हैदराबाद में एक स्मृति सभा रखी गई। उस स्मृति सभा में सोनी सोडी भी शामिल हुई। सोनी सोडी ने वहाँ जो सोशल मीडिया और मीडिया को बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि रामचंद्र रेड्डी की शहादत जाया नहीं जाएगी, वे हमेशा आदिवासियों के दिल में रहेंगे। इस विवादित बयान के बाद वो चर्चा में है। हम सीधी बात उन्हीं से करते हैं, आखिर वो क्यों माओवादी संगठन या उस सशस्त्र माओवाद का मोरल सपोर्ट कर रही हैं। मैडम, अभी आप एक हैदराबाद गई थी, वहाँ पर रामचंद्र रेड्डी और कोसा जो माओवादी संगठन के बड़े नेता हैं, सीसी मेंबर थे, जिनको हाल ही में पुलिस फोर्स ने मुठभेड़ में मारने का दावा किया था, उनकी स्मृति सभा में गई थी। वहाँ पर जो आपने मीडिया से रूबरू हुई और बयान दिए, क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये लोग जो सशस्त्र माओवादी हैं बस्तर के आदिवासियों के दिलों में राज करेंगे? हाँ, मैं गई थी, मतलब मैं स्मृति सभा में गई, कोसा दादा और चंद्रशेखर रेड्डी दादा के उसमें जाके, मतलब मैंने जो बातें कहा, ऐसे बहुत से बातें मैंने कहा है। और मेरा जो बयान है, जो आप लोगों ने सवाल कर रहे हैं कि आपने वहाँ ऐसा कहा, तो मेरा कहने का ये था कि कोसा दादा रामचंद्र रेड्डी को दादा को मतलब बस्तर कभी नहीं बुला पाएगा, बस्तर की जनता भी नहीं बोलेगी। वहाँ का हर पर्यावरण, हर जल जंगल जमीन, जो पेड़ से लेकर हर जगह उनको नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि उनकी इतनी लंबे समय तक हथियारबंद लेके उन्होंने लड़ाई फाइट किया है। मैं हिंसात्मक को कभी समर्थन नहीं करती हूँ, उससे मैं हमेशा पहले भी बोला है, पर फर्क कितना है कि उन्होंने एक बंदूक लेके लड़ा, लेकिन इसका मतलब उसको भूलेंगे कैसे, अच्छे में हो या बुरे में। तो वहाँ की जनता, बस्तर कभी उनको नहीं भुला जा सकता, वो हमेशा याद अपने दिलों में रख के किया जाएगा। तो कुछ लोग मतलब अपने दिल में अच्छे के लिए करेंगे, कुछ लोग अपने दिल में बुराई के लिए करेंगे, लेकिन उनका नाम तो नहीं मिटा जा सकता ना, क्योंकि उनकी जो जानें हैं, उनकी जो मतलब खून है इस बस्तर की उस मिट्टी में समा गया है। एकमात्र उनके एक शब्द ले जाने से क्या, लेकिन पूरी तो जीवन उनका यहाँ गुजरा ना।
जैसे मेरे साथ जो हुआ है, इतना सरकार ने मेरे को कैसे निवस्त्र किया, कैसी नंगाई किया, किसे करंट शॉट किया, 4 जेलों में रख के मेरा इतना यत्नाई करके मेरे को इस साल में छोड़ दिया, तो क्या मैं छत्तीसगढ़ सरकार का जो भाजपा सरकार गवर्नमेंट में जो मेरे साथ हो, क्या मैं भूल जाऊं? तो मैं तो नहीं भूलूंगी ना, क्योंकि उस शासनकाल में मेरे साथ हुआ। वैसा ही इन लोगों ने भी जो भी शस्त्र बल लेके लड़ाई किया है, तो मेरा कहने का वही मतलब था कि उनको कभी नहीं भुला जा सकता। आज भी मैं बोल रही हूँ, नहीं भूलेंगे उनको। कैसे भूलेंगे? कोई अच्छे में याद करेगा, कोई बुरा में याद करेगा। आखिर उन्होंने हथियार बंद लेके लड़ा ना। अगर उनको ये कहेंगे कि नहीं वो हथियार लेके लड़े हैं, वो गद्दार है, वो बेकार है, वो बहुत ही ऐसा बेरहमी से हत्या किया, ऐसा में तो सरकार की तरफ से भी हुआ। इस लड़ाई में दोनों तरफ से हुआ है। ये माओवादी की तरफ से भी हमारे आदिवासी का नुकसान हुआ है, सरकार ने भी आदिवासी को खात्मा किया है, माओवादी ने भी भूखमरी के नाम से खात्मा किया। तो दोनों तो इसके जिम्मेदार हैं ना, सरकार माओवादी के हमारे आदिवासी के दोनों जिम्मेदार हैं। निर्दोष होते हुए भी मुखबिरी के नाम से उन्होंने भी किया, ये इन लोगों ने सरकार भी इस तरह बेरहमी से हत्या की। तो मैं अगर एक बात बोल रही हूँ कि रामचंद्र रेड्डी और कोशा दादा को नहीं भुला जा सकता, आज भी बोल रहे, नहीं भूलेगा बस्तर कभी। यहाँ का पेड़, यहाँ का जमीन, यहाँ के लोग कभी नहीं भूलेंगे उनको। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं सशस्त्र माओवाद को समर्थन कर रहे हैं इस बात को बोल के? नहीं, क्यों? मैं उनका मतलब एक समर्थन, हिंसात्मक का जो लड़ाई किया है और हत्यार का, तो उसका कभी मैं समर्थन नहीं करूंगी। लेकिन एक इंसान जो रामचंद्र रेड्डी और कोशा दादा, एक मानव जात है, वो उसके यहाँ शहीद हो चुका है, यहाँ उसकी मतलब खत्म हो चुका, उसको मार दिया गया, जो भी है यहाँ हुआ, तो वो एक इंसान की खून है, तो उस पर बात कर रही हूँ। अगर मरने के बाद भी उसको ये बोलना कहाँ तक सही है कि वो बहुत बड़ा हत्यारा है और वो ये बहुत ही ऐसा क्रिमिनल का वो काम किया, ऐसा बोलना का, वो तो मर चुका है। एक मृत्यु होने के बाद उसका स्मृति सभा में अगर मैंने उसको बोला तो वो गलत कैसा हो सकता है? क्या स्मृति सभा में क्या मेरे को क्या करना चाहिए? क्या उसको क्या गाली देना चाहिए था कि उनको क्या बोलना चाहिए? तो ये मैं अगले वाले सवाल पूछती हूँ, क्या गाली देना चाहिए कि कोशा दादा ऐसा है और क्या बोलने से रामचंद्र रेड्डी ऐसा इतना खूनी है, ये बोलने से क्या खुश हो जाएंगे क्या? लेकिन वो एक मरा हुआ व्यक्ति को अब मैं क्या गाली दूं, क्या करूंगी? मेरे नज़रों में जो लगा मैंने कहा, और अभी भी मैं बोल रही हूँ। तो ठीक है, रामचंद्र रेड्डी का इतना सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहा है, वहाँ से केस चल रहा है, अभी भी बंद नहीं हुआ है। तो जब हाई कोर्ट को बोला गया दोबारा पोस्टमार्टम के लिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वहाँ पर जो भी सुनवाई उसके अनुसार होगा। लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट क्या किया, उसको दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश भी नहीं दिया। 26 दिन तक मतलब यहाँ लाश को रख के उनको वापस ऐसे दिया। वो कौन सी मानवता थी, कौन सा होता? इसलिए वो माओवादी है, इसलिए उनको कुछ नहीं देना चाहिए। तो माओवादी से पहले एक इंसान भी तो है। वही चीज़ें यहाँ पर आदिवासी के साथ भी हो रहा है, क्या नहीं हो रहा आदिवासी के साथ? तो मेरा कहने का ये, मैं कोई हिंसात्मक को समर्थन नहीं करती हूँ, ना मैं करूँगी, ना मैं कभी ऐसा नहीं। हथियार से लेके जो लड़के जो आ रहे हैं, तो उस व्यक्ति का भी हम विरोध करना बोलने से, अभी जैसे चीज़ें जब लड़ते हैं, हम मारते हैं माओवादी का, जब जिंदा रहेगा तो हम तो विरोध करते हैं ना, गलत किए हैं, गलत हो रहा है। माओवादी को भी, मुखबिरी को ऐसा नहीं मारना चाहिए, माओवादी ने भी गलत। जहाँ सरकार बोलती है किसी को हत्या करते, सरकार ने भी गलत किया। वो तो मैं सरकार को भी बोलती हूँ, माओवादी को बोलती हूँ, मैं दोनों पक्षों को हमेशा बोला है। आप न्यायालय की बात कर रही हैं, न्यायालय में उस तरीके के तथ्य नहीं आ पाए, या न्यायालय को नहीं लगा कि रीपोस्टमार्टम होना चाहिए? जो पोस्टमार्टम हुआ उसको उन्होंने सही माना, आप न्यायालय पे सवाल खड़े कर रही, आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, जब रामचंद्र रेड्डी और कोशा दादा का एनकाउंटर का बात किए, लेकिन वो भी मेरे लिए बड़ा सवाल है कि वो एनकाउंटर हुआ ही नहीं है। आज भी मैं खुलेआम बोल रही हूँ, क्योंकि दो व्यक्ति को इतनी बड़ी फोर्स कैसे मार सकते? उसकी बीच में इतनी बड़ी मुठभेड़ की बात दिखाया जाता है, और उसमें मुठभेड़ 2 ही व्यक्ति मारा जाता है, बस इतना ही है। और जब उनके परिवार को सूचना दिया गया है कि आपके पिता को, आपके पति को इस मुठभेड़ में मारा गया, बाकायदा सूचना दिया गया नारायणपुर से, और वो लोग वहाँ से निकल के आ रहे हैं, तो आने के बाद पोस्टमार्टम का अर्थ क्या होता है? पोस्टमार्टम का अर्थ होता है कि उनका परिवार आ जाते हैं, उसके सामने एक बार बॉडी दिखाते हैं, उसका पंचनामा करते, उसके बाद जो अपना पोस्टमार्टम करना था। जब मैं खुद उनके परिवार के साथ थी, क्योंकि उसके परिवार से मेरी दोस्ती कैसी हुई, उनकी माँ रामचंद्र रेड्डी की पत्नी से मेरा कैसा मिलाप हुआ, वो तो जेल में हुआ। क्योंकि मैं जेल गई थी, तो उस जेल में मेरे भी बहुत हालत खराब थे। मेरे भी उस दौरान उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरे कपड़े से लेके, साबुन से लेके, खाने से लेके, बहुत सारा चीज़ किया। लेकिन इस तरह से मेरे रिश्ते बन चुके थे, मैं उनके साथ थी। क्या नाम था उनका?
मिली? उसको मालती भी बोलते हैं और शांति प्रिया भी बोलते हैं, ये दोनों नाम से वो जानी जाती है। तो मैं उनके साथ, वो बोल रही है मैं आ रही हूँ, तो क्या पोस्टमार्टम करने से पहले क्या परिवार को उनके डेड बॉडी, उनके परिवार को उनका दिखाना जरूरी नहीं था क्या? बिना उनको कहे बिना उनका पोस्टमार्टम करें। लेकिन उसके बाद और एक सवाल आया है कि नहीं हम इतने घंटा नहीं रख सकते। तो हम बोलो घंटा पूरा कहाँ हुआ है, उतना उससे पहले पहुँच तो गए। अगर उन्होंने ये भी एक मैसेज कर देते कि इतना घंटा को लाश को नहीं रख सकते इसलिए हम पोस्टमार्टम तत्काल कर रहे हैं, ये कोई सूचना नहीं दिए, और वो इतना दूर से अपने पति का पोस्टमार्टम होगा, ये सब होगा, मेरे को सपोर्ट करना चाहिए शासन प्रशासन को करके वो तो आई। लेकिन उसके बाद जब हम गए तो बोलते हैं नहीं पोस्टमार्टम में गया, वहाँ पर आपके पति का लाश है, ले जाओ। तब उन्होंने कहा ये कैसा पोस्टमार्टम है, दोबारा पोस्टमार्टम कराऊंगी क्योंकि वो मेरा पति है नहीं है, मेरे को दिखा है नहीं, कुछ नहीं, ऐसे करके हुआ ना। तब जाके हाई कोर्ट लगा, हाई कोर्ट ने उसका फैसला नहीं देने से सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद फिर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने वो किया, फिर हाई कोर्ट ने क्या किया, दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कोई अनुमति नहीं दिया, वो लाश को ऐसे ही रखा गया। लेकिन मेरा अभी भी सवाल यही है कि पोस्टमार्टम हजारों लोगों का बिना बताए ऐसे कैसे होता है? कहीं से भी मार के लाएंगे, एक बार तो परिवार को दिखाना पड़ता है ना। जो लोग 30-40 साल से रामचंद्र रेड्डी को नहीं देखे हैं, जो भी है, तो अब वो रामचंद्र रेड्डी है या नहीं है ये कौन प्रूफ करेगा? उसका परिवार करेगा ना, और उसका परिवार को दिखाना चाहिए, पंचनामा होना चाहिए, फिर पोस्टमार्टम करना चाहिए। ये रामचंद्र रेड्डी की सवाल नहीं है, यहाँ के आदिवासी का भी सवाल है कि बिना परिवार का पोस्टमार्टम क्यों करते हैं? उनको पहले दिखाना चाहिए ना, दिखा के पोस्टमार्टम करना चाहिए, तो क्यों नहीं किया जाता है? उसी पे तो हमारा सवाल था। आप स्मृति सभा में गई थी, वहाँ पर एक सवाल ये भी है कि वहाँ पर कौन कौन लोग जो आए हुए थे, क्या कुछ बड़े नाम थे, कौन कौन लोग थे, कुछ नाम है कुछ याद? मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसका मैं नाम का जो एक लिस्ट है जो आए थे, जो मेरे पास भेजा गया तो उसमें कौन कौन मंच में आएंगे तो वो चीज़ें मैं दे सकते हैं। पर रामचंद्र रेड्डी का परिवार तो था ही, और जैसे शांति प्रिया वगैरह रहे वो तो रहेंगे ही, और बाकी और लोग भी तो संगठन से लोग कुछ लोग आए थे। जिन लोगों ने अभी हाल ही में समर्पण किया है, वेणुगोपाल राय या फिर सीसी मेंबर रूपेश हों, क्या इनके परिवार से भी कोई लोग वहाँ पर पहुँचे थे? वो उस जगह पे देखिए कोशा दादा का परिवार आया हुआ था, और वेणु जो सोनू दादा, वेणुगोपाल राव की सोनू दादा, जो वहाँ उनका परिवार मिली नहीं, पर आ रहे बोले, पर उस समय मैंने मुलाकात नहीं हुआ मेरा। बस्तर में लगातार समर्पण चल रहे हैं, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और बड़े बड़े माओवादियों का मारे जाने का दावा पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, और उस समय आप देखा जाए एक तरीके से कहीं ना कहीं मोरल रूप से सपोर्ट कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि बस्तर शांत होना चाहिए? मैं बिल्कुल चाहती हूँ बस्तर शांत हो जाए। जो हम बचपन में जो बस्तर देखे थे, खेलते थे, नाच गान सब करते, वो बस्तर आज भी मैं एक उम्मीद रखती हूँ बस्तर वापस आए। और मैं जो सरेंडर हो रहे उस नीति के जो चीज़ें जो गलत तरीके से होगा तो मैं ज़रूर विरोध करूँगी। जो सरकार बार बार ये कह रही कि हम मतलब ये सरेंडर भी कर रहे हैं, इतना ऑपरेशन कर रहे हैं जिससे हम बहुत कामयाब की ओर जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय से लेकर सब जगह ये चर्चा है कि अब मतलब भाजपा सरकार ये मतलब बस्तर में जो माओवादी का इतना बड़ा सालों की जो इनकी जो माओवादी संगठन थे उस लड़ाई युद्ध में कागार युद्ध का नाम से हर तरह का करके हम सफल हो रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो मैं मान रहा। और मैं कहीं पर भी सरकार ने अगर बस्तर को एक उस टाइप का बस्तर, शांति का बस्तर बनाना चाहती है तो मैं उसका कभी मतलब विरोध नहीं करूँगी। मैं तो समर्थन में खुश हूँ कि सरेंडर होना चाहिए। मैं इस बात को नहीं बोल रही हूँ कि सरेंडर मत करें, उनकी अपनी आज़ादी है, सरेंडर करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरेंडर कर रहे हैं आज बड़े बड़े लीडर, चाहे रुपेश के हो, सोनू दादा हो, और भी अन्य बड़े मतलब केंद्र के मेंबर कमेटी के लोग जो सरेंडर कर रहे हैं, उनसे मेरा ये सवाल है, क्या वो लोग इतने साल तक जंगल में रह के बंदूक के दम दिखा दिए कि बंदूक से हम सबको न्याय दिला सकते हैं, बंदूक से आपका जल जंगल ज़मीन का हक दिला सकते हैं, बंदूक से हम लोग ये सब, उन्होंने भी तो अपनी तरफ एक विश्वास पे इतने साल से जुटे हुए थे ना जंगलों में, तो क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता है कि जब वो सरेंडर करने से पहले आदिवासी उस जनता को, जंगल में रहने वाले उस पब्लिक को ये बताए कि भाई आप समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, या फिर सरकार की आक्रमण बहुत तीव्र गति से हमारे ऊपर इतनी बढ़ चुकी है, आप सरकार से साथ हम टक्कर लेना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। तो इस परिस्थिति में हम अपनी रणनीति बदल सकते हैं, और बदल के हम कैसे बदलेंगे वो नहीं बताएंगे, पर रणनीति बदलेंगे। तो आप लोग इसका गलत मत सोचिए, और आप लोग के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप लोग के ऊपर किसी प्रकार आक्रमण नहीं होगा, आप लोगों की ज़िंदगी में कोई भी ऐसे मतलब
वो नहीं आएगी, जैसे दिक्कतें नहीं आए, कुछ भी तो उनको समझाना चाहिए ना जनता को। लेकिन आज मेरे पास भी तो फ़ोन आ रहा है, मेरे को भी तो लोग बोल रहे हैं तो रुपेश दादा सरेंडर करें सोनी दीदी। तो मैं बोली सरेंडर नहीं किए हैं, वो तो बोल रहे हैं ना मैं सरेंडर नहीं किया हूँ, मैं शस्त्र मतलब उसका विराम दिया हूँ, शस्त्र बल का विराम दिया हूँ कर, वो बंदूक रखे हैं, लड़ाई को अभी बनाए रखे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। रे तो बोलते हैं ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो तो जाके सरेंडर ही तो किए हैं ना। लेकिन उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं गांव में आने वाला है रुपेश दादा, ये सोनू दादा गांव के अंदर घुस जाएंगे और उसके बाद हम लोग का क्या होगा, कैसे होगा जब। तो मैं बोलो क्यों आएंगे गांव के अंदर, नहीं आएंगे गांव में घुस के क्या करेंगे, वो तो सरकार के साथ अगर वहाँ पर रह रहे हैं तो नहीं आएंगे। मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो उनका कहना यही है। पहले भी देखो सलवा जोड़ो मुआ तो एसपी लोग कैसे करे, उसके बाद डीआरजी में कितने माओवादी सरेंडर हुए, वही आके हमारे गाँव में आके हमारे हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जेल ले जा रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, सब दुनिया कर रहे हैं। अभी फिर रुपेश दादा भी अगर सरकार के साथ मिल जाएंगे तो वो भी वापस आएंगे, तब तो हमारा और दुर्गति है। हम ना सो पा रहे, ना जी पा रहे, रह पा रहे। रात काल में हमको नहीं कुत्ता भी भौंकता है तो ऐसा लगता है कहीं हाथ तो नहीं गए, कोई ऐसा तो नहीं होगा। मतलब डर और भय हर दशक की जिंदगी कौन जी रहा है, आदिवासी जी रहे हैं। तो आदिवासी को ऐसा जिंदगी जीने के लिए मजबूर कौन कर रहा है, ये जो सरेंडर नीति वाले भी, सरेंडर करने वाले भी सरकार की नीति नहीं कर रहे। तो इसको आदिवासी से बाहर निकाले ना, कि सरकार भी उनको इस बात का पूरी तरह से उनको एक विश्वास दे, उनको ये बोले कि सरेंडर माओवादी जरूर कर रहे हैं, लेकिन वही माओवादी यहाँ आके इस तरह आप लोग पर अटैक या उनका जरिया लेके हम आपको कुछ नहीं करेंगे। सरकार भी नहीं बोल रही है, माओवादी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मेरा तो रुपेश और सोनू दादा से यही कहना है ना कि जब जन अदालत हमेशा हर जगह, आप सबको पता है कि कुछ भी अगर बस्तर में किसी भी प्रकार का गलती होता था या कुछ बात ऐसा मुखबरी के नाम से हर तरह के, तो हमेशा क्या कहा जाता था, जनता तय करेगी। हर बात में क्या होता, ये क्यों घटना हुआ, जनता का फैसला था, जनता तय करेगी, जन अदालत में जनता तय करे। तो क्या इस सरेंडर के नीति को, सरेंडर करने वाले के ऊपर भी क्या जनता से इन्होंने पूछा क्या, जनता को बोले क्या, जनता के एक बार भी उनसे करीब पूछे क्या। तो जनता का अधिकार क्यों नहीं है। सबसे ज़्यादा जनता में रहने वाले उन आदिवासी बच्चे सब ने कुर्बानियाँ दिए हैं। तो मेरा सवाल आज भी वही है, मैं समर्थन के खिलाफ नहीं हूँ, सरेंडर करे। सरेंडर करने वाले से मैं क्यों, उनके सरकार अगर उनको लगता है कि ऐसा करने से बस्तर में शांति आ सकती है तो वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे करने से बस्तर के जंगल में रहने वाले आदिवासी कितना डर और दहशत और कितना उस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, उसके बारे में सरकार तो सोचे। वो तो डरे हुए हैं। सरकार का दावा है कि अबूझमाड़ पूरी तरीके से खाली हो चुका है, उत्तर बस्तर के पूरे माओवादियों ने समर्पण कर दिया है। और जो माड़ कभी जो है ना माओवादियों की राजधानी के रूप में देखा जाता था, सशस्त्र माओवाद के रूप में देखा जाता, अब जो है ना वहां पर आदिवासी स्वच्छंद विचरण कर सकेंगे, अपनी स्वच्छंद जीवन जी सकेंगे। कैसे देख रही हैं आप? अगर ये बहुत अच्छी बात है, सरकार ने दावा कर दिया कि पूरा माड़ क्षेत्र में माओवादी पूरे बाहर आके, जो बचे कुचे माओवादी थे वो मैदानों में आ गए हैं और अब सरकार के आके सरकार के उसके उनके छत्र छाया में आ चुके हैं। ठीक, ये तो बहुत खुशी की भी बात है कि माओवादी अपना आके सरकार के साथ हैं। और क्या वहाँ के आदिवासी का क्या, आदिवासी के लिए क्या सोच रहे हैं, आदिवासी का विकास कैसा करना चाहिए। तो इस बात में तो बहुत खुशखबरी है कि अब तो मैं जाके, आप ही लोग मीडिया वाले ने पूछ रहा है सवाल, तो मैं कल जाके बता दूंगी। तो हमको ये पता चला है अब दोबारा कैंप नहीं लगेगा ना, और कैंप जो लगा है उसको वापस ले रही है क्या सरकार। और देखिए जो मतलब बोल रहे हैं माड़ क्षेत्र में पूरा माओवादी का मतलब निकल गए, बाहर आ गए, ये कहीं ना कहीं डर था। सलवा जुड़ूम से जो बिखरा है लोग, अनगिनत मतलब जनसंख्या में परिवार बिखर चुका है। क्या सरकार उन सलवा जुड़ूम के कैंपों में, जैसे अपना जंगला में भी है और ये कार्ली के पास कासोली पे है भी है, और बहुत जगह है जो अनगिनत जगह पे अभी भी है। मैं जब चलते फिरते रहती हूँ तो बोलते हैं कि हमारा ज़मीन ना दीदी इंद्रावती के उस घाट पे है, उस जगह पे है, रेकाबाया में है, वो तब मतलब उधर का जो गाँव का नाम लेते रहते हैं उस क्षेत्र के। तो लेकिन जाते क्यों ना, कैसे जाएंगे, माओवादी का डर बोलते थे। तो क्या सरकार से मेरा सवाल है, जो लोग उन लोग पूरे निकल के इधर बाहर आ रहे हैं, तो क्या इनको वापस उनका जो ज़मीनें हैं और उनके घर हैं, उनके सब कुछ को उनको हक दिला देंगे क्या। ये तो अच्छी बात है ना, उनको वापस वहाँ जाके बसना चाहिए। जब माओवादी का वहाँ पूरी तरह से निकल चुके हैं, तो सलवा जुड़ूम में जो इतने साल से वो भी अपना कितने चीज़ों को खो के इधर बसे हैं, छोटे से झोपड़ी बना के ये सब कर, अगर वो परिवारों को भी अगर वापस सरकार वहाँ ले जाके बसाती है, उनके
30 साल 20 साल 10 साल से वो लोग उससे बेघर होके जी रहे हैं, उनको वो चीज़ मिल जाएगा। सरकार तो इसी तरह का बस्तर चाहती है ना, सरकार को यही तो मंजूरी है ना। तो सरकार से मेरा सवाल है, क्या सरकार उन जो सलवा जोड़ों से जो बिगड़ गए, मतलब बिखर के जगह जगह में जहाँ जहाँ लोग सेटल हुए, उनको वापस उस जगह में बसाएगी क्या? उनको घर बना के देगी क्या? उनकी ज़िंदगी को दोबारा मतलब बनाने के लिए उनके लिए पूरी तरह से उनको सहायता देगी क्या? ये भी होना ज़रूरी है। जब बोल रहे हैं कि पूरा खाली हो चुका है, तो उस खाली जगह में इनको वापस मेरे आदिवासी को वहाँ शिफ्ट कर दे, तो फिर पहले जैसा बस्तर बनेगा। एक जगह का ये तो रूप दिखा दे तो हम मानेंगे। ये तो बहुत अच्छा सरकार की नीति, बहुत है। सरेंडर की नीति अपना ली है, तो ये भी नीति अपना ले। मैडम, सरकार ने समर्पण को लेकर नीति बनाई हुई है, तमाम सारी सुख सुविधाएं दे रही है। इन लोगों ने अपना 2005, 2004, 2006 में घर छोड़ा है। अब वहां पर इनकी खेती बाड़ी है, बकाया घर द्वार तो कहीं बचा नहीं। आप हमसे बेहतर जानती होंगी इन सारी चीजों को। तो समर्पण की नीति जो है, उनको घर देना, द्वार देना, नौकरी देना, उनकी सुरक्षा करना, तो इन लोगों को भी तो खतरा बना रहा। अब उनका घर द्वार तो इनके लिए तो बड़ा मुश्किल होगा ना वहाँ जाना। देखिए, जो सरेंडर किए हैं, सरेंडर करने के बाद ये सरकार उनके लिए क्या बातें हुई, कैसे हुई, वो सरेंडर के बाद क्या करने वाली, ये बात तो सार्वजनिक भी तो नहीं है ना, पता भी तो नहीं चल रहा है कि वो वापस जैसे डूंगा के लोग हैं, रेकावाया के लोग हैं, उधर के जो जितने गांव के लोग हैं जो सरेंडर के, वो वापस जाना चाहते हैं, जाके फिर अपनी ज़िंदगी में बसेरा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। इस बात को स्पष्ट हुआ का, इसी बात को मैं बोल रही। बस मेरे को ये खबर आ रहा है कि वो हथियार छोड़ के आएंगे, ऐसा उनका परिवार इंतजार कर रहा है। उसका परिवार इंतजार कर रहा, तो मैंने यही कहा कि भाई अगर आ जाएंगे तो उनके लिए दिक्कत नहीं होगा। उनको फिर से माओवादी और ये एक क्षेत्र का माओवादी मतलब आ रहे हैं ना, तो दूसरा और भी लोग हैं, तो उनके लिए खतरा नहीं होगा। तो लोग यही बोल रहे हैं ना, क्यों खतरा होगा? इधर तो पूरा माओवादी ने तो जो भी बात करके चले गए ना, तो सरेंडर करने के बाद आएंगे, क्योंकि हैदराबाद वाले तो हैदराबाद चले जाएंगे, तो हमारे बस्तर के लोग बस्तर में, फिर हम अपने गाँव क्यों लौट के नहीं आएंगे? आना भी चाहिए। तो अगर उनके ऊपर क्यों आक्रमण होगा, किस बात की लड़ाई होगी? जो भी होगा, हमारे परिवारों के बीच में मतभेद हो सकता है, उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। ऐसे बातें आ रही है, लेकिन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये बातों को सरकार को और सरेंडर जो कर रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा। और पहली बार सरेंडर जो किया है वो अभी तक क्यों स्पष्ट नहीं कि वो जो अभी 200 लोग आए हैं उसमें तो 150 के लगभग तो अपने आदिवासी, 150 से ऊपर आदिवासी हों, तो कहाँ जाने वाले हैं? वो गांव जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले हैं, कहाँ रहने वाले हैं? सरकार तो दिन बोल दिए विजय शर्मा जी वगैरह इनके लिए इतना एकड़ ज़मीन देंगे, घर बना के देंगे। तो ये चीज़ तो पहले भी हुआ है सलवा जुड़ों में भी। सलवा जुड़ों समय भी क्या बोले, कुछ लोग माओवादी की तरफ चले गए, कुछ लोग सरकार की तरफ आए, उनके लिए घर बना के दिया, छोटे छोटे घर, कितने दो राशन पानी बांट के उनका एक ज़िंदगी कुछ सालों तक चला है। उसके बाद कितना बेघर हो गए, कितने मर गए, कितने को मार दिया गया। तो क्या अभी जो सरेंडर जो कर रहे हैं इनके ऊपर खतरा नहीं है क्या? इसका स्पष्ट हुआ ही कहाँ है? स्पष्ट भी तो नहीं हो रहा है कि अभी जो सरेंडर किए हैं वो लोगों का ज़िंदगी कैसे होगा, उसका जीवन पूरा अंत कैसे अच्छे से जी पाएंगे, नहीं पाएंगे, गांव जाएंगे, नहीं जाएंगे, इसका पूरा एक मतलब उस पर ला के सरकार खड़ा कर दिया। बस सरकार तो सीधा बोल दे इनका पुनर्वास करेंगे। कहाँ कहाँ ज़मीन देंगे पुनर्वास? शहरों में कहाँ? ये बस्तर खाली आदिवासी का नहीं है, ये बस्तर पूरे मतलब यहाँ जितने भी बस्तर है उस बस्तरवासी का बस्तर है, यहाँ के मूलवासी का बस्तर है। तो अगर ये कह रहे हैं कि उनके लिए हम पुनर्वास देंगे, ज़मीन कहाँ का ज़मीन देंगे? अरे भाई उनके पास ऑलरेडी ज़मीन है, जो लोग सरेंडर किए हैं ऑलरेडी ज़मीन है, सब कुछ है। तो वो वापस जाके बिना डर, बिना भय, बिना उससे अपनी ज़मीन में खड़े होके ज़िंदगी जिएंगे या नहीं जिएंगे? जिएंगे तो कैसे जिएंगे, इसका स्पष्ट तो करे सरकार। वो कर ही नहीं रही है। तो रुपेश का तो ये है कि आज यहाँ है तो कल हो सकता आंध्रा चले जाए, अपने परिवार के पास चले जाए। अब वो उसके अपनी मतलब आज़ादी हो, क्या करेंगे? वो तो एक सक्षम व्यक्ति है, बोलने में सक्षम, हर चीज़ में सक्षम, तो उसकी तो बारे में अपन को सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे जो अपने जो आदिवासी है, बस्तर के जो लोग हैं माओवादी के संगठन में भाग लिए थे, उनके लिए चिंता करने की विषय बन चुकी है ना। 31 मार्च 2026 तक माओवाद को समाप्त करने का दावा सरकार कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे वो राज्य सरकार हो। एक डेडलाइन तय कर दी गई है, उस डेडलाइन की दिशा में सरकार के कदम भी आगे बढ़ते दिख रहे हैं। और आपको भी दिख रहा है कि एक इलाका पूरी तरीके से सरकार इस बात का दावा कर रही है कि हमने खाली करवा दिया है। अभी आपको क्या लगता है कि कितना समय और लगेगा समर्पण में, इनकी गिरफ्तारियों में, या यहाँ बस्तर में शांति को लेकर?
देखिए, अमित शाह जी, मोदी जी ये सब बार बार बोल रहे हैं 2026 में 2026 31 मार्च के माओवादी खत्म हो, और मैं ही बोलती हूँ माओवादी खत्म नहीं होगा। ये मेरा मतलब मेरा जवाब रहता। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट सरकार एक ही चीज़ कह रही है ना, माओवादी खत्म, माओवादी खत्म। लेकिन मेरा उनसे एक सवाल है, अगर ये चीज़ों का हम भी चाहते हैं, या माओवादी और बंदूकधारी और इस तरह का बारूद, गोला बारूद, आग की लड़ाई नहीं लड़ना, बस्तर को एक शांति की ज़रूरत है, बस्तर को हरियाली की ज़रूरत है, वो चीज़ होना भी चाहिए। तो आप ही लोग के माध्यम से मैं सरकार से सवाल कर रही हूँ, अगर उस चीज़ को एक समर्थन करने से और इस तरह से होने से क्या माओवादी कैसे ख़त्म हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आदिवासी का जो जल जंगल ज़मीन पहाड़ है, बस्तर वासियों का जो पहाड़े हैं, वो पहाड़ों को क्या लेना बंद हो जाएगा कब? अडानी या जिंदल कई तरह की कंपनियों को देना सरकार बंद करेगी क्या? और उनके हक अधिकार जो आदिवासी का, उसको सुरक्षित रूप से उनको देगी क्या? पैसा कानून यहाँ लागू होकर उसका पूरी तरह से निभाया जाएगा, उसका पालन किया जाएगा क्या? ऐसे कई, इस बार उनको बात ही नहीं कर, इसको भी टॉपिक में होता है ना, तो मेरा पूरा 100% विश्वास है कि ये शांति जरूर होगी, बस्तर हरा भरा से भर जाएगा। लेकिन वो बात आ नहीं रही है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि नक्सलवाद ख़त्म नहीं होगा। अगर नक्सलवाद आज बंदूक को रख दिया, देखो मैं हमेशा बंदूक के साथ नहीं हूँ, मेरा उनसे कोई लेना देना, बंदूक की लड़ाई पे मैं कभी भरोसा नहीं करती हूँ, वो मैं हर जगह कई बार बोली हूँ। लेकिन बंदूक लेके कौन कर रहा है? माओवादी अपना सरेंडर कर रहे हैं बंदूक के साथ, ठीक। लेकिन बिन बंदूक लिए भी तो आदिवासी, हम जैसे लोग तो हमेशा विचारों पर लड़े ना, हमेशा। ये तो नहीं, हमको किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ी, हमारी विचारिक क्रांति ही हमारे लिए सब कुछ हथियार था। तो आज आदिवासी का जब पहाड़ छीना जाएगा तो क्या नहीं लड़ेंगे? उनके ऊपर कितना जुल्म होगा पहाड़ों के लिए, जल जंगल के। तो सरकार उसको स्पष्ट तो कर दे। जो इतने कैंप, फिर अब माओवादी इधर सरेंडर भी हो रहे हैं तो कैंप क्यों नहीं लग रहा है? नया नया कैंप का क्यों स्थापना हो रहा है? क्यों वो कर रहे हैं? जो यहाँ पर बोला, जरा बैलाडीला को देखो, अपन कर्रे गुट्टा को देखो, और यहाँ हमारा मतलब बोलना चाहिए बोध घाट को देखो, ये सारा जो चीज़ें सरकार नज़र गाड़ी है, उस चीज़ों को सरकार क्या लेगी नहीं? अगर लेना भी है तो हमको एक अधिकार दिया गया, पेशा कानून, ग्राम सभा, वो सारा चीज़ें करके कभी आदिवासी सरकार बात की क्या? चलो खाली एक माओवादी का टॉपिक लिया है, माओवादी सरेंडर करो, नहीं तो मारे जाओगे, नहीं तो जेल जाओगे, नहीं तो तुम्हारा बख्शेंगे नहीं, तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत बात। लेकिन आदिवासी के लिए भी तो बोल दे कि हम भी आपके बस्तर को किस रूप में देना चाहते हैं, आप लोग के लिए हम क्या करना चाहते हैं। आपका अगर पहाड़ लेने से पहले पूरी नियमता से होगा, ग्राम सभा होगा, आप लोगों की मर्जी से लिया जाएगा, यहाँ का जो भी विकास होगा, और आदिवासी का आप सबके बस्तरवासी से पूछा जाएगा, जिस इलाके में रोड बनाना है, रोड बनाना है, पुलिया बनाना है, पहाड़ लेना, तो उसको पूछा जाएगा, मीटिंग होगा, ग्राम सभा, सारा चीज़ें होगा। उस तरह से एक संवैधानिक रूप से ही विकास होगा। आप लोग चिंता मत करो, ये कोई बात आदिवासी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? अभी ना माओवादी कर पा रही है, ना सरकार कर पा रही। ये जो रुपेश बार बार बोल रहे हैं कि हम शस्त्र बल को विराम दिए हैं, लेकिन हम आदिवासियों के लिए लड़ेंगे। पर कैसे लड़ेंगे? किस तरह से लड़ेंगे? मूलवासी बचाओ मंच के संगठन, मूलवासी बचाओ मंच के प्रतिबंध हटा भी लेंगे, उस बैनर तरह लड़े तो क्या मिला? सरकेगुड़ा में मूलवासी बचाव मंच का बैनर से संवैधानिक रूप से लड़े, तो ना तो वहाँ के जो सिलंगेर में जो मरे हैं, जो वहाँ पर उनकी खून गिरा, उनको ना न्याय दिला सके। तो संवैधानिक रूप से लड़ रहे थे ना हम, ना न्याय दिला सके, बल्कि आज मेरे भाई बहन जेल के अंदर है, वो लीडर लोग अंदर है। तो उन्होंने क्या किया? वो तो कोई बंदूक नहीं लिए थे। तो ऐसे लड़ने वाले को भी सरकार माओवादी के नाम से ही अंदर कर रही है और करके रखा है। और आज आसानी से माओवादी उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं, तो उनको गले लगा के, अपने सीने से लगा के शाबाशी दे रहे हैं। तो मेरे आदिवासी क्या बिगाड़े थे? तो उनको भी तो सोचे, तो उनका तो कोई कसूर भी नहीं था, उनको तो न्याय भी नहीं। कितने सरकेगुड़ा देखो, एड्समट्टा देखो, तो मतलब इधर और ये क्या है, एड्समट्टा का भी हुआ है और सरकेगुड़ा का भी है और सिलंगेर का भी है। तो कब, कहाँ से आदिवासी को कभी न्याय मिला? कब मिला? कैसे मिला? तो मेरा तो यही सवाल, इस लड़ाई में सिर्फ दो ही को क्यों ले रहे हो? तो आदिवासी के भी जल जंगल, बस्तरवासी का भी इसमें बात जरूरी है, उनके भी विचार जानना जरूरी, उनके मन में क्या चल रहा जरूरी है। आज मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं इतने सारे जुल्म को सहते 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 यहाँ पहुँच गई हूँ। आज कई लोग मेरे को बोले, आप इतना बड़ा आवाज़ उठा रहे हो तो कल दिन फिर सरकार आपको घेरेगी। ये भी बोला गया, सरकार घेरेगी, आपके ऊपर अटैक करेगी, तब क्या करोगे? तो मैं बोली, क्या बोलने वाले कोई ऊपर करेंगे क्या? मैं जो बोली, मैं क्या गलत बोले? सरकार भूल गई होगी आदिवासी के लिए,
तो मैं सरकार को याद दिला रही हूँ, आप सिर्फ 2 जन की लड़ाई नहीं, आदिवासी की भी लड़ाई, आदिवासी के बारे में भी सोचिए। अगर आप इतना ऐसा बस्तर बनाना चाहते हैं तो ऐसा करिए, तो आपको बस्तर आपको भी नहीं भूलेगी, याद करेगी कि वो जो भी अमित शाह था या मोदी थे और उसके शासनकाल में इतना अच्छा बस्तर को लाए, आदिवासी के हित के लिए सोचे, आदिवासी के लिए हक के लिए सोचे, आदिवासी का हर चीज़ों को उनको उनके अधिकार के रूप में लेने की बात कहे, बल्कि वो याद करेंगे, भूलेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी और अमित शाह से हमारा कोई ऐसे लड़ाई है, भाई हम लड़ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो जहाँ गलत होता है वहाँ बोलते हैं। मैडम देखो, एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस बंदूक से तो हासिल नहीं होने वाला। इस बात को तो रूपेश ने, वेणुगोपाल राव ने अपने हथियार डाल के स्पष्ट कर दिया है कि बंदूक से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप अपनी हर बार अपनी बात करती हैं कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, आपके ऊपर यात्राएं हुई, आपने जो कष्ट झेला है वो कहीं से भी जो है ना ये स्वीकारोक्ति नहीं मिल सकती उसकी। लेकिन सच भी यही है कि उसी लोकतांत्रिक तरीके से आप इसी न्यायालय से, इसी देश के न्यायालय से बाइज्जत बरी हुई हैं। बंदूक की तो बस्तर में जगह नहीं होनी चाहिए। क्या क्या कहेंगे? ये हम भी बोलते हैं, अगर दोबारा बंदूक नहीं लाना है बस्तर में, तो बंदूक आया कैसे, बंदूक का यहाँ लड़ाई कैसे चालू हुआ? तो आदिवासी के पास तो कोई हथियार नहीं थे ना, तो लेकिन आदिवासी अंग्रेजों के समय से लड़ते आए हैं। वो आदिवासी आज भारत के मतलब देश के एक, वो भी एक नागरिकता के लोग हैं। लेकिन ये बंदूक का उत्पन्न कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ये भी तो सोचने की ज़रूरत है। तो मैं तो ये कह रही हूँ ना कि बंदूक से बस्तर जल चुका है। बंदूक की लड़ाई से हजारों लोगों की मौतें हो चुकी है, चाहे वो बंदूकें सरकार की भी हो, वो बंदूकें नक्सल की भी हो। बंदूक की लड़ाई को खात्मा करके, बंदूक के जो शस्त्र बल को विराम दे के एक लोकतंत्र तरीके से लड़ने की जो बातें कह रहे हैं, और हम भी तो लोकतंत्र तरीके से ही लड़ने की बात कह रहे हैं ना, तो फिर ऐसा लड़ाई कैसे आएगा, कैसे होगा, किस तरह से सरकार उसको मानेगी? तो हमारे पास जो हथियार है जो लड़ने की लोकतंत्र तरीके से, जैसे हमारा ग्राम सभा है, 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची की, उसका पालन करेगा क्या सरकार? तो बंदूकों की जरूरत ही नहीं है। बंदूकों को हमने कभी चुना भी नहीं है ना, मेरे बस्तर के आदिवासी भी नहीं बोले कि बंदूक से लड़ना है। वो तो यही बोलते हैं ना कि हम अपनी बातों को रख के लड़ेंगे, अपने हमारी बात को सुनो, इस तरह। अब आज के डेट में रुपेश दादा ने भी और जो सोनू दादा ने भी ये बातें कह रहे हैं कि उनको इतने लंबे समय के बाद समझ में आया कि बंदूक अब रख देना चाहिए, और बंदूक से कोई भी मतलब लड़ाई जीती नहीं जा सकती। इससे सिर्फ खून और मानवता का नहीं नुकसान है, चाहे इधर से मार उधर से मार। इतने लंबे समय के बाद इनको एक याद आया, तो वही चीज़ों को फिर बस्तर के घने जंगल की जनता को क्यों नहीं समझाए? इस बंदूक से अब लड़ाई जीता नहीं जा सकती, इस बंदूक से आपकी हक नहीं मिल सकती है, हमको लोकतंत्र तरीके से ही लड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम अपने रास्ते बदल रहे हैं, और अब रास्ते बदल के फिर हमको आपकी लड़ाई कैसे करना है, आपको खुद को भी इस लड़ाई को लोकतंत्र तरीके से लड़ना है। कभी भविष्य में कभी ये मत सोचे कि बंदूक आप लोगों को ये इंसाफ देगा या आप लोगों के लिए न्याय करेगा, ये आपको हक दिला। बंदूक से सिर्फ खून जा सकता है, हत्या हो सकती है, और बंदूक से इतना गोला बारूद से सिर्फ हमारा बस्तर उस आग से जल सकता। हमको बस्तर को जलाना नहीं है, बस्तर को दोबारा बस्तर को वो सारा भरा बस्तर में पैदा करना। ये बातें फिर क्यों नहीं बोले सरेंडर के लोग भी, जो सरेंडर कर रहे हैं बड़े बड़े लीडर, तो सीधा उठ के चले जाना, और ये कहाँ तक का सही है बताइए? तो हम भी तो कभी नहीं चाह रहे हैं ना, आज हम भी इस बात के लिए बोल रहे हैं कि ठीक है, अच्छी है। तो इसका जो जनता जो जनता हमेशा क्या सबसे ज़्यादा खोया किसने? आदिवासी ने खोया, बस्तरवासी ने खोया। तो क्या उनका अधिकार नहीं है? वो तो आज पूछ रहे हैं ना, ये हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे? वो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं कि नहीं बंदूक वाले हमारे साथ रहना चाहिए, बंदूक लेके हमारे लड़ रहे थे तो लोग क्यों गए, ये सवाल नहीं। सवाल ये है इतने साल तक का बंदूक लेके लड़ रहे थे, बंदूक लेके यहाँ पर चल रहे थे, अचानक वो लोग अपना जो रणनीति बदले, तो एक बार भी हमको भी नहीं बताए, ठीक से बताए नहीं कि अब बंदूक की लड़ाई क्यों नीचे बंदूक को रखना चाहिए और कौन सी लड़ाई पे हमको लड़ना चाहिए। ये बातों को भी जनता तक का पहुंचाना चाहिए ना, तो जनता भी सोचेगी नहीं इस बंदूक से बहुत नुकसान हो रहा था, बस्तर जल रहे थे, लोग मर रहे थे, लोगों की हत्या हो रही थी, दोनों तरफ से उतनी फायर होके एक हो रहा था, तो हमको ये लड़ाई को दिशा बदल के एक दिशा इसमें ला के कड़क, तो इसको वो करना था, तो ये क्यों नहीं किए? मैं तो यही बात बोल रही हूँ ना। मेरा पूरा कहना क्या मतलब यही है कि लोकतंत्र तरीके से लड़ेंगे भी तो कैसे लड़ेंगे, कैसे होकर? अब उसी तरीके से लड़ रहे थे तो कितने लोगों को आदिवासी को जेलों में बंद किया जा रहा था, तो क्या उस तरह से हम लड़ेंगे? मान के चलो, तो उस लोकतंत्र तरीके से फिर से एक लड़ाई होगी,
तो क्या सरकार दोबारा अरेस्ट करके जेल नहीं भेजेगी? नहीं भेजेगी ना, भेजना भी नहीं चाहिए। पहले तो नक्सल का ही नाम दे के भेजते थे ना, नक्सलवाद का समर्थक कर रहे हो जेल जाओ। इधर रैली निकाल रहे थे, नक्सली ने भेज दिया है जनता को, तो उनको लीडरों को पकड़ो जेल भेजो। और जो भी हम चाहे अडानी के खिलाफ लड़े, नंदराज के खिलाफ लड़े, निको कंपनी के खिलाफ लड़ा गया, और बहुत सारे ऐसे कंपनियों के खिलाफ जब भी लड़ते थे एक एक महीना तक, तो हमेशा हमारे ऊपर क्या दाग लगा था, ये नक्सली की वजह से हो रहा है, नक्सली की वजह। तो अब नक्सली पूरा आ ही रहे हैं, तो अब दोबारा अगर कोई कंपनी आएगी उसके खिलाफ अगर हमारा रैली प्रदर्शन जुलूस आएगा, तो तब तो ये बातें तो नहीं बोलेगी ना सरकार कि अब नक्सल समर्थक है या नक्सली भेजें। नक्सली तो पूरा खत्म हो रहा है, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना कि लोकतंत्र तरीके से लड़नेंगे उस लड़ाई को, तो उस पर सरकार ये पुलिस बल के द्वारा हम पर जुल्म करना बंद करना होगा, और सीधा सरकार और आम आदिवासी के साथ ही सरकार को बात कर, उसके बदले में नहीं कि डंडा डाल के फिर हमको वो जो कैंप हैं, जो पुलिस वाले हैं, फोर्स हैं, वो फिर बाद में हम ही को रोकने के लिए वो ना करे। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जब पूरा ख़त्म हो जाएगा, अमित शाह बोल रहे हैं, अगर जिस दिन अमित शाह जी ने बोला 2026 31 मार्च को पूरा माओवादी ख़त्म हो जाएगा उनके कहे अनुसार, तो उनसे मेरा भी सवाल है, तो ऐसा में तो पूरी जो फोर्स है जो जंगलों में पड़े हैं, कैंप लगा के रखे हैं, वो सब कैंप भी वापस होगा क्या? फोर्स भी वापस है, तब फिर ना मेरे जो आदिवासी भाई बहन लोग हैं, जो बहनें नदी नाला में जो नहाते आते हैं, तो उनके ऊपर ड्रोन छोड़ के उनका छेड़छाड़ का, उनके नहाने की वीडियो लिया जाता था। बहुत सारी चीज़ें बस्तर में हो रहा, वो सारा चीज़ें फिर ठीक हो जाएगा, फिर फोर्स ही नहीं रहेगी। जंगल में वही है, जल जंगल ज़मीन हमारा है जो बोलते हैं, तो पूरा उनका हो जाएगा। तो जब चाहे कपड़ा हम नदी में नहाए या बाहर नहाए या घूमे फिरे, तो कोई छेड़छाड़ भी नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, आप जवानों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कुछ घटनाएं हुई हैं, ये भी सच है कि हाँ कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन नक्सलियों ने भी जवानों का बहुत खून बहाया है, एक तरफा बात तो नहीं की जा सकती। अब दूसरा सवाल ये है कि एक धड़ा इन्हें समर्पण कर दिया, दूसरा धड़ा जो अभी जंगलों में है, चाहे वो हिड़वा जैसा बड़ा नाम हो, चाहे वो देवजी हो, चाहे दामोदर हो, चाहे चैतू हो, चाहे गणेश के हो, एक धड़ा अभी भी ये बोल रहा है कि जिन लोगों ने समर्पण किया है वो गद्दार हैं, इनको सजा दी जाएगी। आपका जो अभी एक धड़ा जो जंगल में बचा हुआ है, उसके लिए क्या संदेश है? कैसे बस्तर को शांत कराने का आप प्रयास करेंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज का भी अपना दायित्व है इस बस्तर के लिए। कैसे इस बस्तर को शांत कराया जाएगा और उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं इनके लिए ऐसा कोई संदेश नहीं दूंगी, लेकिन मैं बल्कि इनके लिए मेरा तरफ से सवाल रहे, चाहे गणेश उइके की बात हो, इड़मा की बात हो और देवा की बात हो, और भी जो कैडर बड़े बड़े नेता मतलब माओवादी कैडर लोग हैं, इधर रुपेश है, सोनू है, तो मेरा यही तो बात है कि जब ये लोग ये सब रणनीति बनाने से पहले इन लोग के बीच में कोई अच्छी मध्यस्थता क्यों नहीं हुई? एक पार्टी सरेंडर करता है तो दूसरा बोल रहा है गद्दार है। तो भैया वही उन्हीं के पार्ट में से दो लोग अलग हो जा रहे हैं, तो उसको एक दूसरे पे गद्दार है वो ये किया, मतलब जैसे रुपेश ने कई तरह का पत्र, कई तरह का मतलब अपना इंटरव्यू दे के बता रहे हैं, और ये बताने की जरूरत क्यों पड़ती? रुपेश को नहीं पड़ता ना। तो यही चीज़ें जो जंगलों में रह के, तो उन लोग एकता के रूप में क्यों सरेंडर के लिए आगे नहीं बढ़े? तो वो गलत नहीं होता। अब एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो जो जंगल में रहने वाले आदिवासी का क्या होगा? तो वो बोलेंगे, वो लोग आदिवासी को बोलेंगे वो लोग गद्दार है, उनकी बातों पे नहीं आओ, वो बोलेंगे। या शहर में रहने वाला क्या बोलेगा? नहीं, हमने जो किया शस्त्र बल छोड़ के हमने ऐसे लड़ने का तय किया है, आप लोग उनकी बातों पे मत आओ। तो क्या आदिवासी कोई कठपुतली है क्या? खिलौना है क्या है? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब जो बातें जो सरेंडर के लिए, देखो एक माओवादी पार्टी बहुत बड़ी एक संगठन है, एक पार्टी है, तो उनको वापसी में ये बातों को चर्चा कर लेनी चाहिए थी, चाहे केंद्र से लेके वो है जैसे मरे जैसे बसवा राजू की बात आ रही, बहुत सारी बात है। तो इन लोग क्या एक दूसरे के लिए इतना तो इनका नेटवर्क बुरा नहीं था, कितनी होने ये लोग आपसी में बात क्यों नहीं किए? आपसी में बात करके उनको अपने हिसाब से तय कर लेनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि मतलब ये माओवादी के बीच में गुटबाज हो रहा है कि आधा इधर है आधा उधर है। तो जो सलवाजुड़ो में हुआ था वही चीज़ माओवादी में हुआ। सलवाजुड़ो में क्या हुआ था? एक गांव है, उस गांव में कुछ अटैक हुआ, तो कुछ माओवादी के पास चले गए, कुछ सरकार के पास आए, तो उसका लड़ाई का नतीजा कितना नरसंहार हुआ उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लगा पाओगे? जब दो भागों में बढ़ गए, आधा आदिवासी सरकार की तरफ आए, आधा आदिवासी
नक्सल के तरफ है। उसके बाद किसका गला कट रहा था, किसके घर जल रहे थे, सेम टू सेम उसी टाइप का स्थिति इन दोनों में क्यों, ये इस माओवादी में ऐसा क्यों होने की जरूरत थी। सरेंडर करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो दोनों के मतलब ये पार्टी में एकता क्यों नहीं है। जब माओवादी पार्टी की एकता ही में इतनी गड़बड़ी हो रही है तो मेरे को तो चिंता होगा ना मेरे आदिवासी। अब क्या, अभी देखो विजय शर्मा जी पूजा किए जमीन मतलब वहाँ पर कुछ निर्माण करने के, उसके बाद मेरे 2 आदिवासी को मार दिया गया। क्यों मारे, मेरे को सतीश से और सोनू दास से ये सवाल है, क्यों मारे। आखिर उन्हीं के पार्टी के लोग ने मारा ना, मुखबेरी के नाम से मारे या जो भी मारे, आखिर मार दिए ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है। और यही जवान लोग जैसे 2 अक्टूबर को एक गमपुर का रहने वाला एक आदिवासी को उसकी माँ के सामने ले जाके कत्ल कर दिए। उसकी माँ मेरे को रो रो के बता, मेरा बेटा मेरे से छीन के ले जाके कत्ल कर। तो आदिवासी सिर्फ मरने के लिए, जेल जाने के लिए क्या है। देखो पुलिस में भी मेरे बहुत सारे आदिवासी हैं, पुलिस के मतलब जो जवान है वो भी कोई किसान है, आदिवासी है, तो है भी, लेकिन वो तो गलत रहा है। सबसे पहले इनका डिसीजन, माओवादी पार्टी का जो डिसीजन है, जो ये लोग ने जो निर्णय किए हैं वो सही नहीं है। इस निर्णय से मेरे आदिवासी का नुकसान होगा, बस्तर वासियों का नुकसान होगा। क्योंकि पूरा का पूरा आप लोगों ने बोला ना कि गणेश के, चाहे इड़मा, चाहे देवा और भी कितने काडर के माओवादी हैं, तो उनको आप ज़्यादा बोलेंगे तो सरकार पर उनको ढूंढ के मारेंगे। ढूंढ के मारने वाली बात नहीं। पहले रुपए जब आ सकते हैं, सोनू दादा आ सकते हैं, तो इनके बीच में बात नहीं हुई क्या, बिना बात करे। तो ये कहाँ तक सही है। एक एरिया को माओवादी से पूरा बोल रहे हैं, बाबूजमाड़ क्षेत्र पूरा माओवादी का गढ़ था, वो सफाया हो रहा है, वो पूरी तरह खाली कर दिया जाए। अब कितना विभाग बचा है, कितना बचा है, दक्षिण पश्चिम दुनिया वो बोलते हैं ना, वो सब बचा है। तो फिर तो मेरा यही कहना, इसका नुकसान किसको भरपाई करना पड़ेगा बताओ। अंत में एक सवाल और है कि आप जिस तरीके से बात कर रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, और आप ये बोल रहे हैं कि एक पक्ष बचा हुआ है और सलवा जुलूम की तरह 2 भागों में नक्सली बट गए हैं, और इससे नुकसान जो है सिर्फ आदिवासियों को होने वाला है, जो लोकल स्तर के आदिवासी हैं। इससे निपटने के लिए कोई सामाजिक स्तर पे कोई रणनीति बनाने का प्रयास करेंगी, या क्या आपका आगे पहल रहेगी, किस तरीके से इस नरसंहार को जो 2 गुटों में नक्सली बट गए हैं उसको कैसे रोका जा सके। देखिए उसका एक तरीका है, सरकार हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, इसमें देखो सभी लोगों का दायित्व होना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता भी और मीडिया भाई लोग भी, और जो गांव में रहने वाले जो जनप्रतिनिधि, सबकी सलाह में पहले भी यही बात कहा है। तो ये चीज़ों को क्यों सरकार लेना नहीं चाहती, टेबल टॉक बात कर लेना चाहिए। जो चीज़ हो रहा है गलत नहीं हो रहा है क्या। आज रुपेश और सोनू दादा का सरेंडर करने के बाद दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है, वो गद्दार बोल रहा था, ये कुछ लिख रहा है, वो कुछ, यही हम तमाशा देखते रहेंगे। लेकिन आदिवासी के लिए यार या बस्तर को ठीक करना है तो बस्तर वासियों का जरूरत है। बस्तर लोगों के लिए साथ खड़े, एक सोनी सोड़ी अकेला इस बात का निर्णयदायक नहीं ले सकती। जो मेरे को समझ में आ रहा है इसका आगे भविष्य में क्या हो सकता है उसका मैं विश्लेषण करके आप लोग को बता रही हूँ। तो उसके लिए सरकार क्यों नहीं सोचती है। मैं तो एक आदिवासी हूँ ना, बस्तरवासी हूँ ना, तो हमारा सरकार तो हम पर भी भरोसा नहीं करेगा। बहुत लोग हैं उन पर भरोसा नहीं करेगी, पूछना चाहिए। अभी तब रुपेश और सोनू दादा सरेंडर करने के बाद चलो मीडिया भाई हो या कौन सा सरकार ये अबूझमाड़ क्षेत्र में घुसा है, उनसे पूछे तो कि वो लोग सरेंडर करने के बाद आप लोग का जिंदगी का शैली क्या हो रहा है, आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं, खुश हो कि नहीं हो कि डरे हुए क्या हो। और इधर वाली पब्लिक से जाके पूछे वो लोग सरेंडर किए तो आप लोग के मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस बात को डर लेके चल रहे। अगर वो बोलेंगे नहीं सरेंडर करके ये लोग हम ही को पराठे करे तो फिर सरकार उनके अंदर में जाके समझाइश करे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं ऐसा है। तो कोई बात, अब देखो आधे इधर आ रहे हैं सरकार की तरफ, आधे जंगल में है माओवादी। अब सरकार बोलेगी उनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, अरे जब ढूंढ ढूंढ के मारना और काटना वो बात की बात है, लेकिन अभी तो सिचुएशन पूरी परिस्थिति खराब होते जा रही है ना, इससे तो नुकसान होगा ना। तो इसको अगर ठीक करना है तो सरकार को यहाँ के मूलवासी बस्तरवासी को भी एकजुट में लेना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए कि सबको। अब उनको ये ना सोचे कि हम इस बात को मैं बोलूँगी हम तो तैयार हैं, तो सरकार के वो तो है नक्सल के समर्थक। मैं नक्सल के समर्थक नहीं हूँ, मैं आदिवासी का समर्थक हूँ, जल जंगल जमीन की समर्थक हूँ, मेरे लोगों के बस्तर वासियों की समर्थक, उनके साथ जो हो रहा है। कभी ये तो जाग के देखे, वो बोलना ही नहीं चाहता, सरकार लेना ही नहीं चाहता। अभी बस पूरा अंतर्राष्ट्रीय से लेके मीडिया से लेके दोनों दो जोड़ के बीच में चल रहा है माओवादी सरकार, माओवादी सर। भैया माओवादी भी 2 टुकड़े में बढ़ जाने के बाद क्या, मैं क्या पता नहीं लगाए 2 लोगों को मारे क्यों, काय के बोले वहाँ तक नहीं गई हूँ, तो मुखबरी के नाम से मारे। तो मैं वहाँ से लोग भी बोल रहे हैं
ये सोनी दीदी अभी तो माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तो फिर मार क्यों रहे हैं? तो मैं भी बोली वही बात है, नहीं मारना चाहिए। अब मैं ये बात रुपये दादा से बात करूँगी, रुपये दादा के आपके मीडिया के माध्यम से बोल, क्यों रुपये दादा उनको क्यों मारा गया? अब जितना आदिवासियों के ऊपर अटैक होगा माओवादी के तरफ से तब तक मेरा यही चिल्लाते रहूँगी कि उनको क्यों मारे। तो अब एक भी आदिवासी अब नहीं मरना चाहिए, ये सरकार के लिए भी मेरा सवाल है और रुपये दादा और सोनू दादा लोग के लिए भी सवाल, क्योंकि अब उसमें इतने साल उनका पार्टी में काम किए हैं और नक्सलवाद उसमें के मतलब एक संगठन में, तो उनकी बात मानेंगे, उसके लिए अपील करे, कुछ भी करे। अब कोई आदिवासी मुखबिरी के नाम से नहीं मारना चाहिए, पुलिस वाले भी नक्सल के नाम से मेरे आदिवासी को नहीं मारना चाहिए। जब इतनी बड़ी मतलब एक नीति अपना के कामयाबी की ओर ले जा रहे हैं तो मेरे आदिवासी की हत्या क्यों होना चाहिए, बस्तरवासी की हत्या क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अब 2 लोगों को देखो, विजय शर्मा जाने से और 2 व्यक्ति को मार देना, वो क्या गलती किए थे, ऐसा क्या गुनाह किए थे तो उनको मार दिए। कुछ लड़के मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं दीदी हम लोग ना CRPF में भरना चाहते हैं, पुलिस में भरना चाहते हैं। तो मैं बोली कि भरना चाहते तो मेरे को क्यों बता रहे हो? हमको डर है। किस बात का डर है आप लोगों को? नहीं हम लोगों को ना फिर से माओवादी मार देंगे। क्यों मारेंगे? तुम्हारी अपनी आज़ादी है। तो माओवादी ऑलरेडी अपने बंदूकों को लेकर सशस्त्र बल का विराम दे रहे हैं, तो तुम लोगों को क्या? नहीं वो हम लोगों को करेंगे। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं कोई माओवादी तो हूँ नहीं कि जो बोल सकूँ, तो मैं क्या मदद कर सकते हैं आप लोगों? मतलब ऐसे गाँव में अभी भी एक डर है। तो वो लड़के लोग अब उनकी आज़ादी है कि उनकी पुलिस में आना चाहते हैं, CRPF में। तो ये तो नहीं है कि मैं माओवादी से लड़ लूँ, ये माओवादी सरेंडर माओवादी से लड़ूँ कि जो जंगल में रहने वाले माओवादी से लड़ूं कि इनको पुलिस CRPF में जा रहे हैं, इसको जाने दो। मैं किससे बोलूं, किससे कहूं? सशस्त्र माओवाद तो समाप्त होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई होनी चाहिए। यूपीएस ने समर्पण किया, वेणुगोपाल राव ने समर्पण किया, ये अच्छी बात है। लेकिन आदिवासी हित के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि हमने जो है ना आदिवासी बचाओ मंच से बैन हटाने की बात कही है, पेशा कानून को सही तरीके से लागू करने की बात कही है, वन अधिकार को लागू करने की बात कही है, 5वीं अनुसूची का सही से पालन हो, ग्राम सभाओं का पालन हो, उन सारी बातों को कहा है। इसी तरीके से क्या आपको नहीं लगता है कि हिडमा और देवजी जैसे बड़े नामों को भी हथियार रख देने चाहिए सरकार के सामने और लोकतांत्रिक तरीके से आदिवासियों की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए? अगर ये चीज़ जो रुपेश जी बोल रहे हैं ना कि पेशा कानून लागू 5,006वीं अनुसूची पेशा कानून लागू होना चाहिए, उनका यही कहना है ना। और ये मूलवासी बचाओ मंच का बैन हटा दो, उसके बैनर तले काम करेंगे। तो ये सारा जो शर्त सरकार ने माना किया, जो जेल में बंद है उनको सबको रिहा करे, और जितना भी उन्होंने बोल रहे हैं तो उस शर्त को माना सरकार। वो तो रुपेश कह रहे हैं ना, तो क्या सरकार ऐसा कोई पत्र या कोई घोषणा करे ना कि आदिवासी की हक के लिए या आदिवासी के जो पेशा कानून है, 6वीं अनुसूची है, जितने की वो कह रहे हैं ना गरम, सारे चीज़ आदिवासी के हक में ही दिया जाएगा और उसके अन्यथा कुछ नहीं होगा। उनके बिना यहाँ का एक कंकड़ भी नहीं उठाई जाएगी। उस तरह का जो हमारा जो हथियार है, पेशा कानून है, गरम, उसके लिए घोषणा करे क्या सरकार? घोषणा करके पूरी सार्वजनिक कर ले तो हम जैसे लोग भी, क्योंकि बस्तर बचाने के हिडमा से किया, देवा से किया, सबसे हम निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जंगल झाड़ी घुस के भी उनसे निवेदन करेंगे कि ले ओ कमरेड आप लोग बाहर निकले। इससे आदिवासी लाखों लोगों की जान बच रही है। सरकार घोषणा कर दिया और उसके बाद फिर देखो 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची लागू होता है और उसका पालन होता है, पूरी तरह उसका पालन किया जाता है, तो भी भाई कैंप भी नहीं लग सकता, फोर्स भी उस जंगलों में नहीं रह सकता, बहुत सारे उसके अंदर में नियम है। तो पहले सरकार ये तो घोषणा करके देखे। ये घोषणा कर दी, लागू कर दी, तो हिडमा अगर ना भी मानते, नहीं भी सुने ना, देवा और भी जो माओवादी, वो मेरा कहने से या ना कहने से नहीं, लेकिन बस्तर के लिए हम जैसे लोग हिडमा तो क्या सबको हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे तक पहुंचने की भी कोशिश करेंगे और उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि इतने सालों बाद अगर बस्तर में ये चीज़ हो रही है, इतने सालों से लड़ लड़ के जो खून के नदी नाला बह, आज जो नदियों में खून बह रहा है, पहाड़ों में बारूदों से ढेर वो फूट रहे हैं, कितने दशक हमारा बस्तर जल रहा है। तो उस बस्तर को बचाने के लिए अगर इस तरह की सरकार ने कोई इस तरह की कड़क घोषणा करे
तो तब हम आगे की बातें रखेंगे और बोलेंगे और कोशिश करेंगे क्या हमको उनके पैरों में पड़ना पड़े गिड़गिड़ा तो बस्तर को बचाने के लिए, वो हरा भरा बस्तर लाने के लिए हम करने के लिए बिल्कुल आगे बढ़े। हमको अपनी जान की और अपनी मौत की अपने जीवन की डर नहीं है। हमको जो ज़रूरत है और हमारा स्वार्थ है तो बस्तर बचना चाहिए, बस्तर उस तरह से होना चाहिए, आदिवासी बचना चाहिए, बस्तरवासी बचना चाहिए। तो उस स्थिति में एक सोनी सोड़ी उसके आगे नहीं बढ़ेगी। कई आदिवासी एकजुट होकर खुशी के मारे ये बातों का पहल करेंगे, अपील करेंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। क्योंकि आदिवासी भी चाहते हैं कि एक अपनी जल जंगल ज़मीन हो, अपनी ज़िंदगी को कैसे। लेकिन रुपेश ने कह रहे ना, अभी तक आप लोग से मेरा सवाल है, आप उसे बताइए क्या ये चीज़ लागू किया है सरकार? कौन सी चीज़ अभी तक हुई है बताइए, कौन सी चीज़ हुई है? क्या जेल में निःशर्त रिहा करे? क्या नहीं। 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची लागू करने का घोषणा किया गया? नहीं। जो अगर ये लागू होने के 5वीं अनुसूची तो लागू है, 6वीं अनुसूची लागू नहीं। मतलब पालन तो नहीं है ना। पालन कौन कर रहा है? अगर पालन करते तो आज वहाँ कैंप लगती क्या? सरकेगुड़ा में जो क्या बोलना सिलंगेर में जो हुआ है तो 5वीं वहाँ पर है, लेकिन उसका अगर पालन करते तो वो लोग पूछने गए तो उन पर गोली चलती क्या? नहीं चलती ना। तो उसका पालन ही नहीं है जिसके चलते ये सब किया गया है ना। तो वो कैसे है? उसकी कठोरता से उसके एकदम पूरी तरह पालन होना चाहिए ना 5वीं अनुसूची की। अब 6वीं अनुसूची की बात आ रही है, दोनों वो चीज़ें कर ले। ऐसा कोई ठोस चीज़ सरकार घोषणा कर दे, फिर हम लोग भी पीछे क्यों नहीं रहेंगे? हम भी सरकार के साथ खड़े होकर फिर हम भी बातें करेंगे। लेकिन खाली जुबान की बातें नहीं होगी, कागज़ पत्थर को भी दिखा के नहीं होगी, पूरी उसके लिए वो करना पड़ेगा। लेकिन अब तब होगा कि बस्तर को शांति लाना है, बंदूकों का शस्त्र बल को विराम दे के एक लोकतंत्र तरीके से लड़ाई को लाना है। तो इसकी ज़रूरत है, पर सरकार की नीयत तो बताए, सरकार कैसे इसको क्लियर करती करे। तो ये थी सोनी सोडी जी जिन्होंने सेंट्रल गोंडवाना के मन पर अपनी बड़ी बेवकूफ़ी से बात रखी, नक्सलवाद पर खुलकर बोली, तमाम सारी समर्पण पर अपनी बात की, और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जो पेशा कानून है, वन अधिकार एक्ट है और 5वीं अनुसूची का सही से पालन हो, ग्रामीणों से सलाह ली जाए किस तरीके से उनको विकास चाहिए, सरकार उस तरीके से विकास पहुंचाए।